मैं दर्शकों को ये बता देता हूँ कि उदय सर जो हैं सावरकर जी के, शिवाजी के, महाराणा प्रताप जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और ये कहते हैं कि अगर मैं किसी को मानकर अपनी ज़िंदगी में चल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो वो उन्हीं की ही प्रेरणा का देन है। बिल्कुल। आपने सावरकर जी का भी जिक्र किया। देखिए सावरकर जी को मैं आपको बताता हूँ, सावरकर कैसे मैं लिंक कर रहा हूँ इसे। 1937 में जब सावरकर जी पे से सब बंदिशें उठा दी गई जी ब्रिटिश द्वारा, मतलब पॉलिटिक्स में भाग लेने के लिए उनको अनुमति दी गई, तो सुभाष चंद्र बोस, अच्युतराव पटवर्धन और एस.एम. जोशी जैसे 3 नेताओं ने उनको न्योता दिया कि आप कांग्रेस में आइए। समझा आप? क्योंकि संपूर्ण अहिंसा के मुद्दे पे उनके बड़े डिफरेंसेस थे गांधी जी के साथ। उनको लगता हो कि अगर सावरकर आते तो हमारा ग्रुप जो स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल। सावरकर ने क्या जवाब दिया? सावरकर ने ये कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण के रास्ते पे इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना नामुमकिन है, और कांग्रेस जो हिंदुओं को हनन करके मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही है, ये देश के साथ धोखाधड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं ये पाप मेरे सिर पे लेना नहीं चाहूंगा। इट इज बेटर टू स्टैंड इन द लास्ट रो ऑफ ट्रू पेट्रियट्स देन द फर्स्ट रो ऑफ दोज हु आर बिट्रेइंग द नेशन इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म। हिंदुओं को हनन करके मुस्लिम तुष्टिकरण करने को वो बिट्रेयल गिनते थे, बिट्रेयल ऑफ द नेशन। और ऐसा कह के उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने से मना कर दिया और हिंदू महासभा जैसी छोटी पार्टी ज्वाइन की, जो कांग्रेस के 10वें भाग की पार्टी होगी, उससे कम की होगी। बिल्कुल। लेकिन वो पार्टी ऐसा नहीं कि सभी सिद्धांतों से वो एग्रीमेंट में थे हिंदू महासभा के, लेकिन वो मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं कर रही थी। ठीक है, तो धनंजय कीर जो उनके पहले बायोग्राफर हैं सावरकर के, उन्होंने ये लिखा है कि ये बलिदान सावरकर, ये जो कांग्रेस का न्योता अस्वीकार करना, ये बहुत बड़ा बलिदान था सावरकर का। क्योंकि जैसे अकबर ने जब न्योता दिया राणा प्रताप को कि आप आओ आगरा में, आपको सब में उच्च स्तर पे मैं बिठाऊंगा, आई विल मेक यू सिट ऑन द हाईएस्ट पेडेस्टल। उस टाइम पे सभी राजपूत राजा उनके भाई सहित अकबर को ज्वाइन हो चुके थे। उन्होंने कहा नहीं। बिल्कुल। तो ये सावरकर का जो बलिदान है, ये सावरकर का जो ये महाराणा प्रताप जैसा बलिदान है, ऐसा कहा है उनके फर्स्ट बायोग्राफर धनंजय कीर ने। तो ये देखिए, सावरकर ने 1937 दिसंबर में ये कहा कि अगर ये रवैया चलता रहा, हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टिकरण करने का जो रवैया है कांग्रेस का, तो विभाजन हो सकता है। वो विभाजन हुआ 10 साल के बाद। 10 साल के बाद हुआ। समझा? तो मैंने वो रास्ता चुना है। समय लगेगा लेकिन पत्थर टूटेगा नहीं। अगर आप में सात्विक ताकत है और अगर हमारे संतों की भविष्यवाणी जो है, विवेकानंद की जी, श्री अरविंदो की, मेरे गुरु स्वामी परमानंद जी की, भारत सेवा आश्रम संघ के संस्थापक दयानंद सरस्वती की जी, उनकी भविष्यवाणी अगर सही साबित होनी है तो वो काम होगा ही। और मेरा ऐसा मानना है कि हर एक नागरिक का ये दायित्व है कि हमारे जो संत इतनी बड़ी भविष्यवाणी करके कि भारत स्पिरिचुअली पूरे दुनिया को लीड करेगा, जो काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अभी। नरेंद्र मोदी ने जैसे कि अफ्रीकन यूनियन को लिया, अफ्रीकन देशों को जो सम्मान नरेंद्र मोदी ने दिया, ऐसा 125 साल में एक भी नेता ने दिया नहीं है। ठीक है, ये हमारी स्टडी है। बिल्कुल। मतलब अफ्रीकन यूनियन को उन्होंने G20 में शामिल कर लिया। अफ्रीकन देश जाते रहते हैं, कोई सुपर पावर वाला जाता है अफ्रीकन देश? कोई नहीं जाता, कोई नहीं। समझा ना? तो नरेंद्र मोदी वसुधैव कुटुंबकम की बात खूब ग्लोबल लेवल पे आगे ले गए हैं। विवेकानंद, अरविंदो, स्वामी परमानंद, दयानंद सरस्वती की भविष्यवाणी, इसको उस पथ पे चल रहे हैं। लेकिन अगर हम ही खत्म हो गए कल्चरली तो क्या होगा? क्या होगा? हमारा क्या होगा? दुनिया का क्या होगा? अच्छा, एक बात का जिक्र अभी बीच में कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा था, जब इस बात का जिक्र चला कि भाई ट्रम्प साहब जो हैं वो नोबेल पुरस्कार के चक्कर में लगे हुए हैं कि नोबेल मिल जाए उनको। तो बात यहाँ पर ये भी चली कि भाई जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं पिछले 10 साल के अंदर, 10-11 साल के अंदर काम किया, और जिस तरीके की महत्वाकांक्षाओं और इतिहास के पन्नों में नाम लिखते गए, तो लोगों ने वहाँ पर लिखना शुरू किया कि भाई असली हकदार तो मोदी जी हैं,
विश्व में शांति और स्थापित करा दें। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल के हकदार भविष्य में होंगे? नरेंद्र मोदी आज भी हकदार है। मैं जो अफ्रीका का जो आपको हमने दाखला दिया, उससे बड़ा दाखला क्या हो सकता है? अफ्रीकन देशों को महासत्ताओं ने एक शोषण के रूप में ही देखा है, शोषण के एक साधन के रूप में ही देखा है। बिल्कुल, समझा आप? मोदी पहले नेता हैं 125 साल के अंदर जो पूरा न्याय कर रहे हैं। कुछ होंगे दूसरे नेता, ऐसा नहीं कहता। नेहरू जी ने भी प्रयत्न किया था अफ्रीका को साथ में, लेकिन इनका जो प्रयास है बिल्कुल बड़ा एक स्ट्रक्चर्ड प्रयास है पूरा। उनको लोन देना एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। आप देखो ना, श्रीलंका जब क्राइसिस में था आज से 4 साल 5 साल पहले, भारत ने जो लोन दिए उसको आप देखो ना, आप बहुत फ्रेंडली टर्म्स में दिए भारत ने लोन। तो श्री नरेंद्र मोदी ने 11 साल में जो काम किया है, विश्व लेवल शांति के लिए जो काम किया है, तो देखिए रिस्पॉन्स का बड़ा मेजर्ड होता है। आप देखो, चाहते तो वो पाकिस्तान को खत्म कर सकते थे अभी ऑपरेशन सिंदूर में, और भी, पर उन्होंने मेजर्ड रिस्पॉन्स रखा। इसको बोलते हैं बैलेंस कॉन्फ्लिक्ट पोस्चर। रीजन बिहाइंड दैट? वो जानते हैं कि इसको एक हद से ज़्यादा एक्सकेलेट नहीं करना है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान पर और धावा बोलते, पीओके को हथियार लेते, ऐसी बातें जो सोचने में बहुत आसान लगती हैं, करने में उतनी मुश्किल है, हिंदुस्तान का सपोर्ट तो पूरी तरह उनके साथ होता। लेकिन उसमें प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे ना उनको। वो हमें क्या मालूम, हम तो एक राष्ट्रभक्ति में बोल देते हैं। घर पे बैठ के आदमी कहता है कर दो चढ़ाई, पीओके अपने हाथ ले लो। ऐसा नहीं होता ना, आसान पीओके आना चाहिए। आसान मतलब हो सकता है आगे, ऐसा नहीं है, होना ही चाहिए। अच्छा, इच्छा शक्ति में आपको लगता है कि भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार या बीजेपी की सरकार में भविष्य में पीओके हमारे हाथ आएगा? ऐसी रणनीति पर सरकार चल रही, क्योंकि आप तो बातचीत में भी रहते हैं। आ सकता है, ये पॉसिबल है भाई। जो 370 हटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं तभी कहा था कि जो राम मंदिर के द्वार जो खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे याद आता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद का एक स्टेटमेंट था उनका कि लुक ईस्ट की बात तो हर कोई करता है, हम एक्ट ईस्ट की बात करेंगे। हम सिर्फ पूरब की तरफ देखेंगे नहीं, हम पूरब को साथ लेकर चलेंगे, पूरब के लिए करके दिखाएंगे। करके दिखाया उन्होंने। जो प्रगति हुई है नॉर्थ ईस्ट में गए 11 साल में, जी 65 साल में जो प्रगति उससे 4-10 गुना होगी मेरे ख्याल से। मतलब मणिपुर का एक हादसा हुआ, बिल्कुल, वो एक अलग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन जो सरकार का जो रवैया है, अप्रोच है, वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को छू गया। इसको बोलते हैं देशभक्ति। इसको बोलते हैं देशभक्ति। अच्छा, ट्रंप साहब के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, चीन के साथ धीरे धीरे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पिछले 10-11 साल के अंदर मोदी गवर्नमेंट की जब बात ही चल रही है, तो मैं पूछ लेता हूँ, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है आपकी नज़र में? सबसे बड़ी उपलब्धि है टेक्नोलॉजी के द्वारा गरीबी कम करना। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। 20 करोड़ के ऊपर लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठे गए 11 साल के अंदर। बहुत बहुत बड़ा फिगर है। और टेक्नोलॉजी का जो डिजिटल रिवॉल्यूशन उन्होंने लाया है, वो तो बाहर के जो लोग आते हैं दंग रह जाते हैं कि 140 करोड़ लोगों में आपने कैसे किया ये, कि साला झुग्गी में रहने वाला आदमी भी पेमेंट फोन से कर रहा है, भीम ऐप से। तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। नरेंद्र मोदी, मैं आपको बता दूं, मैं उनका बायोग्राफर हूं, उनके काम का जी। मैंने 2 किताबें लिखी हैं उनके कार्यशासन पे। अच्छी किताबें हैं, हेगियोग्राफी नहीं है, टीकात्मक मूल्यांकन भी है। बिल्कुल। मैं आपको कहूं कि कम से कम 1 डज़न ऐसी क्रांतियां हैं गए 11 साल में, गए 20 साल में, जिसके जनक नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा। यस। एक 20 घंटे से ज़्यादा जो पावर मिल रहा है पूरे देश को आज, उसके जनक नरेंद्र मोदी हैं। ज्योतिर्ग्राम योजना जो उन्होंने शुरू की थी गुजरात में, इससे तो बहुत सारे लोग कनेक्ट करेंगे, मैं कई जगहों पर कनेक्ट कर जा रहा हूँ। 2006 के अंदर जी। एक ज्योतिर्ग्राम नाम की योजना लेके आया। कैसे लेके आया? उन्होंने समझा कि जो डोमेस्टिक पावर कट है हर गांव के अंदर, वो इसलिए है कि वहां पे एक ही फीडर लाइन है। डोमेस्टिक यूज बहुत कम है, एग्रीकल्चर यूज ज्यादा है जी। पर क्योंकि लाइन एक ही है, तो एग्रीकल्चर पे जो पावर कट लगाते हैं वो डोमेस्टिक को ऑटोमेटिक लागू पड़ जाता है। हाँ। तो उन्होंने प्रोजेक्ट उठाया कि
एक सेकंड लाइन डालने का सिर्फ डोमेस्टिक के लिए। जी। ये मेरे ख्याल से 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 3 साल में पूरा किया उन्होंने, और 3 साल के बाद में ये योजना शुरू हुई। इससे देश को मालूम पड़ा कि हम ये कर सकते हैं, कोई ने सोचा ही नहीं था। भाई देखिए, एक फीडर लाइन है गांव के अंदर, डोमेस्टिक, फिर से मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक यूज बहुत कम होता है। हाँ बिल्कुल, पावर कट Commercial हो लगता गया, है, agricultural हो गया, फार्मर्स पावर ज़्यादा यूज ना करें, बिल्कुल। और पानी एक्सप्लोइट ना करें, हाँ हाँ हाँ, उसकी वजह से डोमेस्टिक वाले भी पिस रहे थे। तो वो ऑटोमेटिक उन पे भी लागू पड़ जाता है। लेकिन डोमेस्टिक इन्होंने दूसरी लाइन डाल दी वहाँ पे। इसके जनक नरेंद्र मोदी हैं। फिर सोलर पावर रिवोल्यूशन के भी जनक वो हैं। 2009 के अंदर जब सोलर पॉलिसी लेके आए तो उन्होंने बहुत हाई रेट्स ऑफर किए प्रोड्यूसर्स को। कल से 15 रुपये, पहले 12 साल कुछ 13 रुपये, काफ़ी हाई रेट्स ऑफर किए थे उन्होंने। मुझे एक साइंटिस्ट का फ़ोन आया जो उनको जानता था कि आप साहब को कहिए कि इसमें तो गुजरात की तिजोरी खाली हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं वो। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि उदय बाबू, ये गलत सोच है, इतनी सूर्य ऊर्जा पूरे भारत में हो, उसको हम एक्सप्लॉइट ना करें सिर्फ इस डर से कि पहले दिन ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये गलत सोच है। गुजरात दूसरे स्टेट्स के प्रमाण में थोड़ा समृद्ध है जी। गुजरात इसकी कीमत उठाएगा और लाभ इसका पूरे देश को मिलेगा। उस टाइम पे जो भाव था उसके मुकाबले आज हो गया 3 रुपये, 2.5-3 रुपए में मिल जा रहा है। समझा? तो ऐसे कई क्रांतियों की जनक वो हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी तो का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो तो यूपीए बना चुकी थी, समझो आप, लेकिन बैंक अकाउंट ही नहीं थे। 50 करोड़ बैंक अकाउंट इन्होंने खड़े किए, 50 करोड़ से भी ज़्यादा। भाई अकाउंट ही नहीं होगा तो आप कैसे आप पेमेंट करोगे? फिर ये आपका ये जो है जेम, हाँ, जेम पोर्टल भी बहुत यूनिक पोर्टल है। बिल्कुल। अभी कोई ने बीच में मुझे कहा कि जेम पोर्टल ऐसा ही है, इसके अंदर तो इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैंने उसको डायरेक्ट प्रश्न पूछा, भाई पहले कितना करप्शन था? पहले तो बहुत था, अब कितना है? बोले अब तो कम 60-70% डाउन है। तो मैंने कहा ये उपलब्ध नहीं है। अगर पहले के मुकाबले करप्शन अगर 30% भी हो रहा हो, मुझे नहीं मालूम जी, उसके कहने के मुकाबले, तो ये उपलब्ध नहीं है। प्रोक्यूरमेंट में लाखों करोड़ का जहाँ प्रोक्यूरमेंट होता है, और पहले तो इस डिपार्टमेंट में ही सबसे ज़्यादा था करप्शन। तो ये नरेंद्र मोदी असाधारण आदमी हैं एकदम। और मैं मानता हूँ कि अगर यूपीए सरकार चालू रहती तो हम बहुत खराब परिस्थिति में आज होते। नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से देश को बचा लिया।